A very good morning to all the participants who have joined us today. We are beginning section 9A of the Income Tax Act. Kindly keep your audios and videos off. If you have any questions, keep writing in the chat box. And keep your videos and audios off, particularly. So section 9A is also connected with section 9 of the Income Tax Act because it deals with certain activities which are not to constitute business connection in India. वो सारे कार्यकलाप जो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे, ऐसे कुछ कार्यकलापों के बारे में ये सेक्शन 9A है। ये जो शब्द हैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकी अहमियत सेक्शन 9 से आती है। सेक्शन 9 में जहां पर यह कहा गया है कि इनकम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया, वो इनकम होती है जो किसी बिजनेस कनेक्शन, इंडिया में किसी बिजनेस कनेक्शन में से या बिजनेस कनेक्शन से आती है। और इनकम डीम टू अक्रू या अराइज अगर इंडिया में होती है तो उस इनकम को टैक्स किया जाता है उस व्यक्ति के हाथों में जिसके वो इनकम हुई है, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। बस जहां पर नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है वहां बिजनेस का कंट्रोल भी इंडिया में होना चाहिए। तो कुछ चंद ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया शब्द के अंतर्गत नहीं आती है, जिनको उस फ्रेज से बाहर रखा गया है। भारत में बिजनेस कनेक्शन दिखते हुए भी उनको इस फ्रेज से लॉ के तहत बाहर रखा जा रहा है। तो सेक्शन 9A कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, जब भी ये लाइन आती है इसको हम लोग नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज बोलते हैं या नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज बोलते हैं। इसमें ऑब्स्टेंटी की स्पेलिंग है OBSTANTE। और ये क्लॉज जगह जगह आपको आयकर अधिनियम में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। और जहां भी ये क्लॉज आपको दिखे या ये फ्रेज आपको दिखे तो वहां पर ये आप मान के चलिए कि इसका मतलब ये लिया जाता है कि और कहीं कुछ भी हो उसको नजरअंदाज करके नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 का मतलब है कि 9 सेक्शन के सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के प्रावधानों के अधीन, इन द केस ऑफ एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, जो अर्हता प्राप्त इन्वेस्टमेंट फंड है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड जो कि सेक्शन 9A में एलिजिबल है, उसके केस में the fund management activity carried out through an eligible fund manager, जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी एक एलिजिबल फंड मैनेजर के माध्यम से कराई जाती है। तो एक तरफ तो एक एंटिटी है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कि
एलिजिबल फंड मैनेजर है, एक एंटिटी है जो कि एलिजिबल फंड मैनेजर है। तो एलिजिबल फंड मैनेजर क्या करता है? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की एक्टिविटीज को वो चलाता है, वो उसके बिहाफ पे काम करता है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के। तो एलिजिबल फंड मैनेजर के माध्यम से चलाया हुआ जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है, और जहां पर एलिजिबल फंड मैनेजर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच फंड, जो उस फंड के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसकी तरफ से कार्य कर रहा है, shall not constitute business connection in India of the said fund। तो ये जो भी एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटी? फंड मैनेज करने की एक्टिविटी। जो फंड मैनेज करने की एक्टिविटी है, एक एलिजिबल फंड मैनेजर के माध्यम से, जो एलिजिबल फंड मैनेजर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से कार्य कर रहा है, वो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी, यानी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में नहीं होगी उस फंड के। तो यहां पर जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट फंड की, उसको बाहर किया जा रहा है उस क्लॉज में से जिसको कहते हैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। उसके बाद क्लॉज 2 में कहा गया है, या सबसेक्शन 2 में कहा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6, कि सेक्शन 6 में भले ही कुछ भी कहा गया हो, उसको नजरअंदाज करते हुए एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड शैल नॉट बी सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। एक जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड होगा, वो रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा इंडिया में, फॉर द पर्पज ऑफ दैट सेक्शन, उस सेक्शन के प्रयोजन से, merely because the eligible fund manager undertaking the fund management activities on its behalf is situated in India। महज इसलिए नहीं होगा रेसिडेंट कि भाई वो जो एलिजिबल फंड मैनेजर है, जो उसकी एक्टिविटीज को कर रहा है या चला रहा है, जो फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को अंडरटेक कर रहा है, यानी कि वो जिम्मेदारी लेके उनको चला रहा है ऑन इट्स बिहाफ, फंड के बिहाफ पे या फंड की तरफ से, इज सिचुएटेड इन इंडिया, कि वो अगर भारत में सिचुएटेड है, यानी एलिजिबल फंड मैनेजर अगर भारत में स्थित है, केवल इस कारण से वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो कोई रेसिडेंट नहीं हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि एलिजिबल फंड मैनेजर कोई जरूरी नहीं कोई इंडिविजुअल हो, वो किसी भी तरह का पर्सन हो सकता है। वो कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एओपी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनीथिंग, एनी पर्सन। नाउ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड सबसेक्शन 3 कहता है, द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जिस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को रेफर किया जा रहा है ऊपर सबसेक्शन 1 में, मीन्स अ फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। उसका मतलब है कोई ऐसा फंड जिसकी स्थापना या जिसका इनकॉर्पोरेशन या जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया से बाहर हुआ था। सब देशों में फंड्स को रजिस्टर करने के अपने कानून हैं, और उन कानूनों के तहत वो फंड उन देशों में अपना स्थापित हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं और रजिस्टर हो सकते हैं। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड इस सेक्शन के लिए जो एलिजिबल है, सेक्शन 9A के लिए जो एलिजिबल है, किस बात के लिए एलिजिबल है? कि उसके फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ना माना जाए, केवल फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ना माना जाए, और यदि वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और स्थापना भारत से बाहर होनी चाहिए। वो हम ऐसे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की नहीं बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, हम बात कर रहे हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड की जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड या एस्टैब्लिश्ड है।
विच कलेक्ट्स फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो अपने ही सदस्यों से फंड इकट्ठा करता है, वो सदस्य बनाता है, सदस्यों से फंड इकट्ठा करता है, फॉर इन्वेस्टिंग इट फॉर देयर बेनिफिट, किस लिए इकट्ठा करता है, उनके फायदे को उसको निवेश करने के लिए, एंड फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, और इसके अलावा वो निम्नलिखित कंडीशंस को, शर्तों को पालन करता है, उनका भी अनुसरण करता है। कौन सी ये कंडीशंस हैं, कौन से ये हालात हैं जिनका अनुसरण वो करता है, वो जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है? ए 3A, ये 9A का, सेक्शन 9A का 3A पढ़ रहे हैं हम लोग, सब सेक्शन 3 क्लॉज ए। द फंड इज नॉट अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सबसे पहली बात, वो फंड इंडिया में रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। एक तो वो रजिस्टर भी बाहर होना चाहिए, दूसरा वो रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर के दौरान। बी, द फंड इज अ रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। ये फंड जो है किसी ऐसे देश में रेजिडेंट हो या फिर किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी में, किसी ऐसे जमीन के टुकड़े में जिसको कि स्पेसिफाई किया गया है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 9A के पर्पस से, जिसको मेंशन किया गया है कि ये वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है और ये वो स्पेसिफाइड टेरिटरी है। तो ऐसी टेरिटरी जिसको, जो कि स्पेसिफाई की गई, अभी हम इसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे, लेकिन 9A सेक्शन के तहत जो टेरिटरी स्पेसिफाइड टेरिटरी है, अगर वो फंड वहाँ का रेसिडेंट है या किसी और देश का रेसिडेंट है भारत के अलावा, जिसके साथ भारत का एग्रीमेंट है, जो कि 91 और 90A1 में रेफर किया जाता है। ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। 91 में किसी देश के साथ हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है और 90A1 में स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है। और यदि भारत का कोई एग्रीमेंट है जिसके साथ, जिस स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ या जिस कंट्री के साथ, उसका अगर वो रेसिडेंट है फंड, और the fund is a resident of a country or a specified territory with which an agreement referred to in these subsections has been entered into, or is established or incorporated or registered in a country, या वो फंड ऐसे देश में एस्टैब्लिश है या ऐसे देश में इनकॉर्पोरेटेड है या ऐसे देश में रजिस्टर्ड है या ऐसी स्पेसिफाइड टेरिटरी में रजिस्टर्ड है, और स्पेसिफाइड टेरिटरी विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, जिसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दिस बिहाफ यानी इस पर्पस से, इस वजह से किया हुआ है कि वो एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड होगा। और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड जो 9A के लिए होगा, उसमें जो स्पेसिफाइड टेरिटरी का नोटिफिकेशन किया गया या किसी कंट्री का नोटिफिकेशन किया गया। कहने का मतलब यह कि अगर भारत का कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट उस कंट्री या स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ नहीं भी है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा किसी कंट्री या स्पेसिफाइड टेरिटरी को सेक्शन 9A के पर्पस से नोटिफाई किया है, तो वो भी, वहां पर भी जो एस्टैब्लिश्ड इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, वो भी एलिजिबल हो जाएगा सेक्शन 9A के पर्पस से। और उसके बाद आता है 3C, द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन द फंड directly or indirectly by persons resident in India does not exceed 5% of the corpus of the fund. फंड का जो पूरा कॉर्पस है, यानी कुल राशि, जो जमा राशि है, उससे 5% से ज्यादा नहीं होगा पार्टिसिपेशन या इन्वेस्टमेंट उस फंड में, कुल मिला के एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों का जो कि इंडिया में रेसिडेंट है। यानी वो फंड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि भारत में जो रेसिडेंट लोग हैं, प्रीवियस ईयर में जो रेसिडेंट हैं, उनका जो निवेश है वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए उनके कॉर्पस का।
यानी मुख्यतः ये 95% तक के लिए जो नॉन रेसिडेंट्स हैं या जो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट उसमें 95% तक के लिए हो सकता है, लेकिन जो रेसिडेंट लोग हैं उनका 5% तक का इन्वेस्टमेंट उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड में होगा। और उसके बाद 3C(D), द फंड एंड इट्स एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल investor protection regulations in the country or specified territory where it is established or incorporated or is a resident। जो फंड है उसके जो क्रियाकलाप है वो अधीन है उन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नियमों के, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने वाले नियमों के जो उस स्पेसिफाइड टेरिटरी या उस कंट्री में अप्लाई हो रहे हैं जहां पे वो फंड एस्टैब्लिश्ड इनकॉर्पोरेटेड है या जहां पे वो रेसिडेंट है। नाउ द फंड हैज अ मिनिमम ऑफ 25 मेंबर्स। ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के लिए कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसके फंड मैनेजमेंट के जो क्रियाकलाप हैं वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया फ्रेज से बाहर हो जाएंगे। द फंड हैज अ मिनिमम ऑफ 25 मेंबर्स। फंड में कम से कम 25 मेंबर्स हों वो आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट कनेक्टेड पर्सन्स, जो कि कनेक्टेड पर्सन्स नहीं हो, चाहे वो सीधे तरीके से इनडायरेक्टेड या फिर इनडायरेक्ट तरीके से। कनेक्टेड मतलब आपस में जुड़ाव नहीं हो उनका। ये कनेक्टेड पर्सन्स कौन होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन 104 सेक्शन से इंपोर्ट की गई है, इसके बाद आएगी वो, उसको देखेंगे क्योंकि कनेक्टेड पर्सन्स की डेफिनेशन इसके पहले भी आई थी तो उसको एक साथ देख लिया जाएगा, इसलिए उसको उस वक्त नहीं देखा गया था। तो वी विल शॉर्टली सी व्हाट डू वी मीन बाय कनेक्टेड पर्सन्स। मोटा मोटा अगर सोचा जाए कि आपस में अगर कोई मिल मिला के कोई घोल मेल करके अगर लोग मेंबर बन जाते हैं तो ऐसे मेंबर नहीं होने चाहिए उसमें, और कम से कम 25 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कनेक्टेड मेंबर्स नहीं होने चाहिए। एनी मेंबर ऑफ द फंड अलॉन्ग विद कनेक्टेड पर्सन्स shall not have any participation interest directly or indirectly in the fund exceeding 10%। इस फंड का अगर कोई भी मेंबर है अपने कनेक्टेड पर्सन्स के साथ मिला के उसका पार्टिसिपेशन या उसका जो इंटरेस्ट है, जैसे कह सकते हैं उसका जो उसकी जो निवेश की राशि है उसमें वो उस फंड में 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस फंड के वैल्यू के 10% से ज़्यादा की राशि उसमें उनकी निवेशित नहीं होनी चाहिए। ये एक कंडीशन हुआ। कनेक्टेड पर्सन्स की राशि 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा फंड नहीं होना चाहिए जो कि 10% से ज़्यादा हद तक कुछ लोगों ने हथियार रखा हो या उस पर कंट्रोल जमा रखा हो। The aggregate participation interest directly or indirectly of 10 or less members along with their connected persons in the fund shall be less than 50%। कुल मिला के जो पार्टिसिपेशन का इंटरेस्ट है 10 या उससे कम मेंबर्स का, 10 मेंबर्स देखे जाएं और उनके कनेक्टेड पर्सन्स आपस में देखे जाएं तो कोई भी 10 लोग ऐसे नहीं होने चाहिए अपने कनेक्टेड पर्सन्स के साथ जिनका उस फंड में 50% या उससे ज्यादा का पार्टिसिपेशन हो कुल मिला के। यानी उस फंड में ऐसे 10 लोग और उनके कनेक्टेड पर्सन्स नहीं होने चाहिए जो कि 50% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट उस फंड में रखे हों, और कोई एक व्यक्ति अपने कनेक्टेड पर्सन्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि 10% से ज्यादा का निवेशित इंटरेस्ट उसमें रखे हो या भागीदारी इंटरेस्ट उसमें रखे हो। द फंड शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 20% ऑफ इट्स कॉर्पस इन एनी एंटिटी। ये जो फंड है किसी एक एंटिटी में, इन एनी वन एंटिटी होता तो यह और क्लियर हो जाता, लेकिन फिर भी किसी एक एंटिटी में ये फंड जो है अपने कॉर्पस का 20% से ज्यादा का निवेश नहीं करेगा। यानी ऐसा ना हो कि ये फंड 20% से ज्यादा का निवेश किसी एक एंटिटी में ही कर दे।
तो उससे ये कई बार हो सकता है कि जो लोग उसमें मेंबर्स हैं उनसे कनेक्टेड हो वो पर्टिकुलर एंटिटी, और वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं उसके इन्वेस्टमेंट को. द फंड शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन इट्स एसोसिएट एंटिटी. और जो फंड है अपने साथी एंटिटी में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. एसोसिएट पर्सन, एसोसिएट एंटिटी जैसे पहले डिफाइन किया हुआ है. और उसके बाद जे 3CJ, सॉरी 3J 9A3J कहता है द मंथली एवरेज ऑफ द कॉर्पस ऑफ द फंड शैल नॉट बी लेस देन 100 करोड़ रुपीज. जो एक महीने का जो औसत कॉर्पस है उस फंड का, वो 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए. यानी कम से कम 100 करोड़ का कॉर्पस वाला फंड ये होना चाहिए. प्रोवाइडेड दैट इफ द फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीवियस ईयर, बशर्ते कि अगर ये फंड जो है इसी प्रीवियस ईयर में ही स्थापित या इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो जो कॉर्पस है फंड का शैल नॉट बी लेस देन 100 करोड़ रुपीज एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन, और एट द एंड ऑफ सच प्रीवियस ईयर विच एवर इज लेटर. यदि कोई फंड उसी प्रीवियस ईयर में ही एस्टैब्लिश या इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो उस फंड का जो कॉर्पस है वो उस महीने में, जिस महीने में उसका एस्टैब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उस महीने के आखिरी दिन से 6 महीने के पीरियड जहां पे खत्म होता है, या फिर प्रीवियस ईयर जहां पे खत्म होता है, इनमें से जो भी तारीख बाद में आती है, उस तारीख तक उसमें उसका निवेश है, कॉर्पस है, वो 100 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए. यानी कि जैसे ही फंड एस्टैब्लिश हुआ तो उसके पास या तो 6 महीने का समय है, और या फिर उससे ज़्यादा अगर समय साल में बचा हुआ तो प्रीवियस ईयर के अंत तक का उसके पास समय रहता है. और अगर प्रीवियस ईयर जल्दी खत्म होने वाला है तो कम से कम 6 महीने का समय तो उसके पास रहता है कि उन 6 महीनों में वो अपने कॉर्पस को 100 करोड़ तक ले जाए या उसके पार ले जाए. और वो एवरेज के तौर पे, यानी कि अगर एवरेज 100 करोड़ से कम आ रही है तो भी महीनेवार अगर एवरेज निकाली जाए तो यानी कि उससे ऊपर भी हो सकता है राशि को ले जानी पड़ेगी. Provided further that nothing contained in this clause shall apply to a fund which has been wound up in the previous year. और दूसरी शर्त यह है कि इस क्लॉज में कोई भी चीज अप्लाई नहीं करेगी यदि वो फंड बाउंड अप, यानी कि उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है प्रीवियस ईयर में. के कहता है अगली शर्त के रूप में कि द फंड शैल नॉट कैरी ऑन और कंट्रोल और मैनेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी बिजनेस इन इंडिया. वो फंड, ये जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है जो इंडिया से बाहर एस्टैब्लिश्ड है, इंडिया से बाहर का रेसिडेंट है, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी को, कोई ऐसे बिजनेस को इंडिया में नहीं कंट्रोल या मैनेज करेगा. यानी वो फंड कोई बिजनेस को, इंडिया में किसी बिजनेस को कंट्रोल या मैनेज नहीं कर सकता, चाहे डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो. द फंड इज नाइदर एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. और वो फंड ना तो किसी ऐसे एक्टिविटी में एंगेज्ड है जो कि एक बिजनेस कनेक्शन इंडिया में जिसमें शामिल हो जाती हो एक्टिविटी, नॉर हैज एनी पर्सन एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके बिहाफ पे कार्य कर रहा है, whose activities constitute a business connection, जिसके एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शन बन जाए इन इंडिया, अदर देन द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एलिजिबल फंड मैनेजर ऑन इट्स बिहाफ. यानी जो एलिजिबल फंड मैनेजर एक्टिविटीज कर रहा है उनके पैसे को निवेश करने की, उनके बेनिफिट के लिए, जो भी कार्य एलिजिबल फंड मैनेजर कर रहा है उस पैसे को ठीक से निवेशित करने के लिए, फंड को ठीक से मैनेज करने के लिए, उन एक्टिविटीज के अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी उस फंड को नहीं करनी है जो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के तहत आ जाए. क्योंकि ये जो एक्टिविटी है मैनेज करने वाली, इसको तो हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से बाहर कर ही रहे हैं. और यदि कोई और एक्टिविटी ऐसी वो फंड करेगा
जो कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में आए तो उस फंड को ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा कि उसकी जो फंड मैनेज करने वाली जो एक्टिविटी है एलिजिबल फंड मैनेजर, उसको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से बाहर रखा जाए। उसके बाद एम है द रिम्यूनरेशन पेड बाय द फंड टू एन एलिजिबल फंड मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी undertaken by him on its behalf is not less than the amount calculated in such manner as may be prescribed. जो राशि का भुगतान किया जा रहा है रिम्यूनरेशन फंड के द्वारा उस एलिजिबल फंड मैनेजर को उस फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटी को करने के एवज में उसके फलस्वरूप उसके लिए, यानी एलिजिबल फंड मैनेजर जो फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए कोई रिम्यूनरेशन, जो भी रिम्यूनरेशन है, वो कोई भी रिम्यूनरेशन अगर पे किया जाता है उस फंड मैनेजर को, तो वो रिम्यूनरेशन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम का नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो उस अमाउंट को जो पैसा दिया जाएगा रिम्यूनरेशन जो एलिजिबल फंड मैनेजर को होगा वो कम से कम एक सर्टन राशि होनी चाहिए। ऐसे दिखावे का एलिजिबल फंड मैनेजर नहीं होना चाहिए कि भाई हमने एक एलिजिबल फंड मैनेजर रखा हुआ है, क्योंकि केवल जो फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटी है केवल उसको बिजनेस कनेक्शन से बाहर रखने के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। प्रोवाइडेड दैट द, अब ये प्रेस्क्राइब्ड जो राशि है ये रूल्स के तहत प्रेस्क्राइब होगी। Now provided that the conditions specified in clause E, F and G, जो कंडीशंस ऊपर E, F और G में प्रेस्क्राइब की गई हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मेंबर और किसी मेंबर का 10% से ज़्यादा का निवेश नहीं हो, और कोई 10 मेंबर्स का 50% से ज़्यादा का 50% से उससे ज़्यादा का निवेश नहीं हो। ये जो 3 शर्तें हैं, ये शर्तें शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड सेट अप बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड पे नहीं अप्लाई करेंगे जो कि कोई भी सरकार ने सेटअप किया हो, और द सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन स्टेट, या विदेशी देश के किसी सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया हो, या फॉरेन स्टेट के किसी गवर्नमेंट ने स्थापित किया हो, या कोई सॉवरन फंड हो। सॉवरन फंड मतलब डायरेक्टली सरकार का ही फंड हो, किसी और सरकार का, और सच अदर फंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इफ एनी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। या कोई भी दूसरा फंड जिसके लिए ये कंडीशंस को पूरा करना एक नोटिफिकेशन के द्वारा जिसको नोटिफाई कर दिया जाए कि उनको ये कंडीशंस पूरी नहीं करनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो कुछ शर्तों के अधीन ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफाई कर दे इन दिस बिहाफ, यानी इस बारे में कर दे कि नोटिफाई कर दे कि ये वाला फंड जो होगा इन कंडीशंस में वो ई और एफ और जी की शर्तों के अनुपालन के लिए बाध्य नहीं है, और बाकी जो फंड्स हैं वो उसके लिए बाध्य होंगे। अब आते हैं सेक्शन 9A के सब सेक्शन 4 पर। The eligible fund manager in respect of an eligible investment fund means any person who is engaged in the activity of fund management. Eligible fund manager एक eligible investment fund के रिस्पेक्ट में, उसका मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो कि फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटी में जुटा हुआ है, उसका कार्य है फंड को मैनेज करना, और he fulfills the following conditions, और वो निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा करता है। Namely, A, the person is not an employee of the eligible investment fund. तो यहाँ पर 4 में एलिजिबल फंड मैनेजर की बात की जा रही है कि वो किस शर्तों को पूरा करेगा। 3 में हमने एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की शर्तों को देखा था, अब हम एलिजिबल फंड मैनेजर की शर्तों को देख रहे हैं कि वो पर्सन जो है किसी उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड का एम्प्लॉय नहीं होगा, या
उस फंड का कोई कनेक्टेड पर्सन नहीं होगा, जो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन इसमें आगे आएगी। बी है द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज ए फंड मैनेजर, और वो व्यक्ति एक फंड मैनेजर के रूप में रजिस्टर भी होगा, और एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या निवेश एडवाइजर के रूप में रजिस्टर्ड होगा, इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड रेगुलेशंस। जिन रेगुलेशंस को स्पेसिफाई किया जाएगा इस सेक्शन के तहत, उन रेगुलेशंस के तहत वो रजिस्टर्ड होगा। तीसरी बात, द पर्सन इज एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एज ए फंड मैनेजर। वो पर्सन एक ऐसा पर्सन है कि जिसका बिजनेस ही फंड मैनेज करना होता है, और चूंकि उसका बिजनेस फंड मैनेज करना होता है, तो वो फंड मैनेजर अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही एक्ट कर रहा होगा। एक फंड मैनेजर का ही उसका जो बिजनेस है, उसी के साधारण तौर तरीकों के अनुसार वो कार्य कर रहा होगा। उसको अलग से ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको अचानक उठा के फंड मैनेजर बना दिया जाए, जिसका अपना बिजनेस ही फंड मैनेज करने का है, उसी को एलिजिबल फंड मैनेजर भी बनाया जा सकता है। The person along with his connected person shall not be entitled directly or indirectly to more than 20% of the profits accruing or arising to the eligible investment fund from the transactions carried out by the fund through the fund manager. यानी उस फंड के द्वारा, उस इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, उस फंड मैनेजर के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन कराए जा रहे हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं, उनसे जो अक्रू या अराइज होने वाले प्रॉफिट्स हैं, जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के प्रॉफिट्स हैं, उनका जो 20% से ज़्यादा का हकदार वो पर्सन नहीं होगा जो एलिजिबल फंड मैनेजर है, या उसके कनेक्टेड पर्सन्स कुल मिला के वो 20% से ज़्यादा के प्रॉफिट्स के हकदार नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं सब सेक्शन 5 पे। एवरी एलिजिबल investment fund shall, in respect of its activities in a financial year, furnish within 90 days from the end of the financial year a statement in the prescribed form. अब ये जिम्मेदारी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की है कि अपने एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए वो 90 दिन के अंदर वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने के, कोई भी वित्तीय वर्ष, अगर उसका जो भी वित्तीय वर्ष वो फॉलो कर रहा है, तो जो वित्तीय वर्ष वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड फॉलो कर रहा है, उस वित्तीय वर्ष के रिस्पेक्ट में जो भी उसने एक्टिविटीज़ की हैं, उसके वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने के 90 दिन के भीतर वो उसको एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में एक स्टेटमेंट देना होगा। स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म किसको देना होगा? टू द प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो भी रूल्स के तहत उसके लिए उस स्टेटमेंट को रिसीव करने की जो अथॉरिटी है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, और उस स्टेटमेंट में वो शर्तें शामिल होंगी, उस शर्तों की सूचना होगी कि जो शर्तें स्पेसिफाई की गई हैं इस सेक्शन में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, जो हमने ऊपर देखी थी सब सेक्शन 3 में, fulfillment of the conditions specified in this section and also provide such other relevant information, और उस स्टेटमेंट से वो और दूसरी भी सुसंगत सूचना मुहैया कराएगा या डॉक्यूमेंट्स देगा जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड होंगे। Now nothing contained in this section shall apply to exclude any income from the total income of the eligible investment fund. और इस सेक्शन में कुछ भी जो लिखा है वो अप्लाई नहीं करेगा ऐसी इनकम को एक्सक्लूड करने के लिए टोटल इनकम में से उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की, which would have been so included irrespective of whether the activity of the eligible fund manager constituted the business connection in India of such fund or not. कि उस बात को मद्देनजर न रखते हुए कि एलिजिबल फंड मैनेजर जो है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो बिजनेस कनेक्शन के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा उस फंड के लिए, इस बात को नज़रअंदाज करके केवल ये देखना है कि
अगर उस एलिजिबल फंड मैनेजर की जो एक्टिविटी है वो बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं है, उसको नज़रअंदाज करके केवल ये देखना है कि क्या जो इनकम उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को कोई ऐसी इनकम मिल रही है जो कि उसकी टोटल इनकम में शामिल होनी चाहिए। इस बात के को मद्देनज़र ना रखते हुए कि वो जो एलिजिबल फंड मैनेजर जो एक्टिविटी कर रहा है वो बिजनेस कनेक्शन में आती है कि नहीं आती, यानी कोई भी दूसरी एक्टिविटी जो कि एलिजिबल फंड मैनेजर नहीं कर रहा है उससे अगर कोई ऐसी इनकम जनरेट हो रही है तो उस इनकम को इस सेक्शन के द्वारा नहीं किया जा सकता टोटल इनकम में से। केवल उसी इनकम को एक्सक्लूड किया जा सकता है जो कि फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज से जो जनरेट होती है। और इसमें म्यूचुअलिटी का जो प्रिंसिपल अप्लाई करता है कि कुछ लोग मिल के एक फंड बना रहे हैं और वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए निवेश कर रहे हैं, तो एक तरह की म्यूचुअलिटी उसमें इन्वॉल्व है और प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी यहाँ पे क्रियान्वित होता है। और इस वजह से अगर वो कोई फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो फंड को अगर मैनेज करना उनका जिम्मेदारी है और वो एक्टिविटी कर रहे हैं सम्मिलित रूप से, तो उसको हम लोग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं मानेंगे। अगर वो फंड इंडिया से बाहर कहीं रजिस्टर्ड है और वो सब जगह एक्टिविटीज़ करते हैं, मैनेजमेंट की एक्टिविटी के तहत वो किसी भी देश में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। Now, nothing contained in this section shall have any effect on the scope of total income or determination of total income in the case of eligible fund manager. और इस सेक्शन में कोई भी चीज़ अगर दी हो तो उसका कोई भी असर एलिजिबल फंड मैनेजर की टोटल इनकम पर नहीं है या एलिजिबल फंड मैनेजर के स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर नहीं है। इसका डेफिनेट असर उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर तो है या उस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की टोटल इनकम को डिटरमिन करने पर तो है, लेकिन इस सेक्शन का कोई असर या कोई फायदा एलिजिबल फंड मैनेजर को मिलता है। और उसके बाद सबसेक्शन 8 के कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सच गाइडलाइंस एंड इन सच मैनर द बोर्ड में प्रिस्क्राइब। और इस सेक्शन के जो प्रावधान है उस संबंध में गाइडलाइन इशू कर सकता है बोर्ड, और किस तरह से किस मैनर में ये प्रोविजन अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी प्रिस्क्रिप्शन यानी प्रिस्क्राइब भी कर सकता है रूल्स के तहत, यानी बोर्ड रूल भी बना सकता है और उसको पार्लियामेंट के सामने रख सकता है। रूल्स हम पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं और गाइडलाइन भी वो बना सकता है, तो गाइडलाइन भी बनाएगा तो वो भी पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 9, और हम देखेंगे गाइडलाइन इस पे बनाई गई है, विल शॉर्टली सी दैट आल्सो। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए एसोसिएट वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पे जो वर्ड आया था एसोसिएट, पर्सन एंड हिज एसोसिएट। Associate means an entity in which a director or trustee or a partner or a member or a fund manager of the investment fund or a director or trustee or partner or a member of the fund manager of such fund holds either individually or collectively share or interest being more than 15% of its share capital or interest as the case may be. Associate कौन है? एसोसिएट वो एंटिटी है जिसमें इस फंड का कोई भी डायरेक्टर या इस फंड का, इस इन्वेस्टमेंट फंड का कोई ट्रस्टी या इन्वेस्टमेंट फंड का कोई पार्टनर या इन्वेस्टमेंट फंड का कोई मेंबर या इन्वेस्टमेंट फंड का कोई फंड मैनेजर या फिर फंड मैनेजर का कोई डायरेक्टर, फंड मैनेजर का कोई ट्रस्टी या कोई फंड मैनेजर का पार्टनर या फंड मैनेजर को कोई मेंबर उस फंड के लिए जो है वो इकलौते या सम्मिलित रूप से ये लोग सब 15% से ज़्यादा का शेयर उसमें नहीं रख सकते हैं। तो अगर 15% से ज़्यादा का शेयर ये जो फंड के जो लोग हैं, डायरेक्टर, ट्रस्टी, पार्टनर, मेंबर इत्यादि, फंड मैनेजर और
फंड मैनेजर के भी जो डायरेक्टर, ट्रस्टी या पार्टनर या मेंबर है, वो उस फंड के शेयर कैपिटल का या उसके इंटरेस्ट का 15% से ज्यादा निवेश उसमें नहीं रख सकते हैं। और कनेक्टेड पर्सन कौन है? कनेक्टेड पर्सन का मीनिंग 102(4) से लिया जाए। तो सेक्शन 102(4) में कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा कैसे की गई है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि हु इज ए कनेक्टेड पर्सन, हु इज एन एसोसिएट। ये एसोसिएट तो अलग हो गया कि मोर देन 15% वो निवेश नहीं रख सकते हैं फंड में सम्मिलित रूप से आपस में कुल मिला के भी। और 102(4) में कनेक्टेड पर्सन को डिफाइन किया गया। कनेक्टेड पर्सन का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्टेड हो। मीन्स एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के साथ, एंड इंक्लूड्स, और उसमें शामिल हैं, ए एनी रिलेटिव ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का कोई रिश्तेदार। अब रिश्तेदार का कोई पैसे का निवेश तो नहीं होता है हमेशा, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड पर्सन में आता है। एनी रिलेटिव ऑफ द पर्सन, उसके बाद एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर इफ द पर्सन इज ए कंपनी। कनेक्टेड पर्सन वो पर्सन है जो कि अगर वो पर्सन एक कंपनी है तो उस कंपनी का डायरेक्टर या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव वो भी उसमें आएंगे। और उसके बाद एनी पार्टनर और मेंबर ऑफ फर्म और एओपी और बीओआई और एनी रिलेटिव ऑफ सच पार्टनर और मेंबर, अगर वो पर्सन एक फर्म है या कोई एओपी है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। एनी कनेक्टेड पर्सन अगर फर्म है, एओपी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसका कोई भी अगर पार्टनर या मेंबर है तो वो भी, या पार्टनर मेंबर का कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव, वो भी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। और यदि कनेक्टेड पर्सन एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर या फिर उसका कोई भी रिश्तेदार, और रिश्तेदार वर्ड का मीनिंग हम सेक्शन 2 से ग्रहण करेंगे। एनी इंडिविजुअल हु हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल जिसका कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो इन द बिजनेस ऑफ द पर्सन और एनी रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नॉर्मली 20% से ज्यादा के इंटरेस्ट को कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी है। एनी इंडिविजुअल हु हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द पर्सन और एनी रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, जिसका भी इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस पर्सन के बिजनेस में या फिर उसका कोई रिश्तेदार। और उसके बाद आते हैं द कंपनी, फर्म और एन एओपी और ए बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट और एफ हैविंग अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द पर्सन। इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई कंपनी, फर्म या एओपी या बीओआई है, चाहे उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है चाहे ना भी हुआ हो, या फिर कोई अगर एचयूएफ है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस पर्सन के बिजनेस में जिसको कनेक्टेड पर्सन कह रहे हैं, या इन्हीं कंपनी, फर्म एक्सेट्रा का कोई भी डायरेक्टर, पार्टनर या मेंबर, या कोई उसका रिश्तेदार, वो भी उसमें कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा में आ जाएंगे। और कोई अगर कंपनी, फर्म या एओपी है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो चाहे ना हुई हो, या एचयूएफ है जिसका डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है पर्सन। यहाँ पे तो बात हो रही कि उसका जो इन एंटिटीज का जो डायरेक्टर, पार्टनर या मेंबर है उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, इन एंटिटीज का नहीं है, नहीं भी होगा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर उसके डायरेक्टर का या मेंबर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन द बिजनेस ऑफ द पर्सन, इन द बिजनेस ऑफ द कनेक्टेड पर्सन और फैमिली, या उसका कोई रिश्तेदार, वो भी कनेक्टेड पर्सन में आएगा। उसके बाद एनी अदर पर्सन जो कि बिजनेस चला रहा है। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में एनी अदर पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस इफ द पर्सन, जो इंडिविजुअल है अगर, और एनी रिलेटिव ऑफ सच पर्सन हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट अदर पर्सन।
अगर अगर वो व्यक्ति एक इंडिविजुअल है तो उसका या उसके रिश्तेदार का उस दूसरे कनेक्टेड पर्सन में अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी कनेक्टेड पर्सन है, और अगर वो इंडिविजुअल ना होके वो अगर कोई कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, या एचयूएफ है, या कोई भी डायरेक्टर है इन सब का, या मेंबर है, पार्टनर है, या कोई रिश्तेदार है उन डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर का, और इन सब में से किसी का भी कोई अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस दूसरे कनेक्टेड पर्सन के बिजनेस में, तो ये सब भी कनेक्टेड पर्सन माने जाएंगे जिनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा उनमें। और उसके बाद इसमें कॉर्पस वर्ड को भी यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। एक तो एसोसिएट वर्ड को डिफाइन किया गया था, कनेक्टेड पर्सन वर्ड को डिफाइन किया गया था सबसेक्शन 9 में। अब सबसेक्शन 9 में कॉर्पस वर्ड को डिफाइन करते हुए कहा जा रहा है कि कॉर्पस वर्ड कुल मिला के जो जमा राशि है, टोटल अमाउंट ऑफ द फंड्स रेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रेज किए गए थे जो पैसे, इस एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा एक पर्टिकुलर डेट पर, किसी भी डेट पे हम कॉर्पस कह सकते हैं। अब एंटिटी का मतलब है कि कोई भी एंटिटी इन विच एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट। एंटिटी मीन्स एनी एंटिटी जिसमें कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट करता है। स्पेसिफाइड रेगुलेशंस आया था, शब्द आया था बीच में, स्पेसिफाइड रेगुलेशंस का अनुपालन उस फंड को करना पड़ेगा। यानी कि ये स्पेसिफाइड रेगुलेशंस कौन से हैं जिनका अनुपालन उस फंड को करना पड़ेगा? इट मींस द सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 1993, या सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस 2013। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस नॉर्मली एलिजिबल फंड मैनेजर पे लागू होंगे, और सच अदर रेगुलेशंस मेड अंडर द सेबी एक्ट, और ऐसे दूसरे नियम जो कि सेबी एक्ट के तहत बनाए जाएंगे, विच में बी नोटिफाइड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्लॉज के तहत नोटिफाई करेगा, वो सभी स्पेसिफाइड रेगुलेशंस होंगे जिनका अनुपालन उस फंड को और उस फंड मैनेजर को करना है। नाउ ऊपर आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू कर सकती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 10V के तहत 9A सेक्शन के कैसे अप्लाई होगा ये, उसके लिए गाइडलाइन इशू की है। और वो गाइडलाइन इस प्रकार से है कि वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द फंड हैज बीन मेड डायरेक्टली बाय एन इंस्टीट्यूशनल एंटिटी, जहां पर भी जो फंड में इन्वेस्टमेंट है वो कोई इंस्टीट्यूशनल एंटिटी के द्वारा किया गया है, यानी कोई संस्था है, वो एक संस्थागत इकाई है, the number of members and the participation interest in the fund shall be determined by looking through the said entity। तो ये डिसाइड करने के लिए कि उसके मेंबर्स कितने हैं, क्योंकि हमको ये तय करना पड़ता है ना कंडीशंस के लिए कि कितने उसके मेंबर्स हैं। जहां लिखा था कि 25 मेंबर मिनिमम होने चाहिए कनेक्टेड पर्सन जो ना हो। तो वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द फंड हैज बीन मेड डायरेक्टली बाय एन इंस्टीट्यूशनल, जहां इन्वेस्टमेंट किसी संस्था ने किया है, नंबर ऑफ पर्संस कैसे गिने जाएंगे? नंबर ऑफ पर्संस इन द पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट, उनका कितना इंटरेस्ट है पार्टिसिपेशन का, यानी निवेश कितना है फंड में, कितने परसेंट का उनका इंटरेस्ट है। जैसे एक व्यक्ति का जो है कनेक्टेड पर्सन का 10% या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, या 10 लोगों का 50% से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पता लगाने के लिए कि इंटरेस्ट कितना है, वो पता लगाने के लिए इट शैल बी डिटरमिन्ड बाय लुकिंग थ्रू द सेड एंटिटी, कि उस एंटिटी को ध्यान से देखना होगा कि इफ इट इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाइज द कंडीशंस मेंशन्ड इन क्लॉज C, E, F and G ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 9A। कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो एंटिटी C, E, F और G की कंडीशंस को इंडिपेंडेंटली क्या सेटिस्फाई कर देती है। उसके बाद ये देखना होगा कि इट हैज बीन सेट अप सोनली फॉर द पर्पस ऑफ पूलिंग फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट देयर ऑफ। उसको सेटअप करने के पीछे केवल एकमात्र जो प्रयोजन है
वो ये है कि फंड्स को इकट्ठा करना है, पूल करना है और उनका निवेश करना है, और कोई पर्पस के लिए वो सेटअप नहीं की गई है, किसी और कार्य को करने के लिए नहीं सेटअप की गई, केवल फंड्स को पूल करके उनके इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको उसको सेटअप किया गया है। और तीसरा ये है कि वो जो इंस्टीट्यूशनल एंटिटी है, इट इज़ रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी। वो एक ऐसे देश या स्पेसिफाइड टेरिटरी में रेसिडेंट है जिसके साथ भारत का 91 या 90A1 के तहत रिस्पेक्टिवली कोई डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, या वो ऐसे देश में या स्पेसिफाइड टेरिटरी में एस्टैब्लिश या इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो नोटिफाई कर रखा हो। और उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 9A, where direct investment in the fund is a person other than a natural person, the fund shall undertake appropriate due diligence to ascertain the indirect participation, if any, of a person resident in India and the extent thereof. फंड पे जिम्मेदारी डाली गई है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 9A। तो 9A 3C को देखते हैं। 9A 3C में कहा गया है कि जो एग्रीगेट पार्टिसिपेशन या इन्वेस्टमेंट है में इंडिया में जो रेजिडेंट लोग हैं उनका 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए उसके कॉर्पस में। तो ये इसकी जिम्मेदारी, इस बात की जिम्मेदारी कि 5% से एक्सीड ना हो किसी इंडिया में रेसिडेंट का, उसकी जिम्मेदारी फंड पे डालते हुए ये कहा गया है कि इस क्लॉज सी के पर्पस से जहाँ पर भी जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है उस फंड में वो नेचुरल पर्सन नहीं है, यानी कोई नॉन अननेचुरल एंटिटी है, यानी कोई संस्था है, तो फंड जो है अप्रोप्रिएट ड्यू डिलिजेंस मतलब बिल्कुल ध्यान रखेगा, उपयुक्त ध्यान रखेगा। ड्यू डिलिजेंस मतलब जो भी अपने बचाव के लिए या जो सही इंश्योर करने के लिए जो भी सतर्कता बरतनी होती है, जो ऐसे कार्य करने होते हैं कि वो कार्य करने से काफ़ी हद तक ये सतर्कता हो जाती है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो जो फंड है वो उपयुक्त ड्यू डिलिजेंस करेगा टू असर्टेन, यानी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और सीक्रेटली नॉन सीक्रेटली हर तरह से पता लगाने की कोशिश करेगा। ऐसा तो नहीं है कि इनडायरेक्टली इंडिया का आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है 5% से ज़्यादा हद तक जो इंडिया में रेसिडेंट है। टू असर्टेन यानी जो पता लगाने के लिए ये ड्यू डिलिजेंस करेगा कि इनडायरेक्टली कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जो रेसिडेंट है इंडिया के, और किस हद तक वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Provided that where such direct investor is the government or the central bank or a sovereign fund or a multilateral agency or appropriately regulated investor in the form of pension fund or university fund or a bank or a collective investment vehicles such as mutual funds, the fund shall obtain a declaration in writing from the direct investor regarding the participation, if any, of a person resident in India and the indirect participation in the fund of any person resident in India may be determined by the fund on the basis of such declaration। और बशर्ते कि अगर डायरेक्ट इन्वेस्टर नॉन नेचुरल होते हुए वो कोई सरकार है या कोई सेंट्रल बैंक है या कोई सॉवरन फंड है या मल्टीलेटरल एजेंसी है, जैसे कि कई देशों की सम्मिलित एजेंसी होती हैं, लाइक इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज, या अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड इन्वेस्टर है या कोई वो उपयुक्त रूप से रेगुलेटेड इन्वेस्टर है, जैसे कि पेंशन फंड है या फिर यूनिवर्सिटी का फंड है या कोई बैंक है या म्यूचुअल फंड्स हैं, इस तरह का अगर कोई एंटिटी है तो वहाँ पर उसको ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी नहीं है, बस उसको एक डिक्लेरेशन इनसे लेना है राइटिंग में उस डायरेक्ट इन्वेस्टर से, जो कि ये सब लोग हैं, कि उसमें कितना पार्टिसिपेशन किसी रेजिडेंट पर्सन का है जो निवेश वो कर रहे हैं, और उसके आधार पे
कितना इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन फंड में रेजिडेंट का हो सकता है, वो डिटरमिन वो कर सकते हैं उस डिक्लेरेशन के आधार पे। क्योंकि जब उनको पता है कि कोई व्यक्ति रेसिडेंट है कि नहीं है, और ये भी पता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कितना है, किसी रेजिडेंट का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन उसके आधार पे वो अपना कंप्यूट कर सकते हैं, यदि उसी व्यक्ति का कोई अगर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन उनको पता लग जाता है। नाउ, और ये जो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो उस डिक्लेरेशन के आधार पे उनको तय। नाउ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब रूल एन इन्वेस्टर शैल बी कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड। और जहां हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है, उसको अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड तब माना जाएगा इफ इट इज रेगुलेटेड और सुपरवाइज्ड बाय द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर। यदि उसका रेगुलेशन, यदि उसका संयमीकरण सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर के द्वारा किया गया है या बैंकिंग रेगुलेटर के द्वारा किया गया है उस देश में जो कि भारत से बाहर है, द कंट्री आउटसाइड इंडिया, जिसका भी वो रेसिडेंट है, इन द सेम कैपेसिटी इन विच इट हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन द फंड, जिस कैपेसिटी में उसने फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी जिस एंटिटी के रूप में उसने फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसी एंटिटी के रूप में, उसी नाम से और उसी गठन से उसको क्या वहाँ के सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर या बैंकिंग रेगुलेटर उसको रेगुलेट कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली। तो यदि वो रेगुलेट कर रहे हैं तब उसको अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड माना जाएगा। And a fund shall not be denied the benefit of being an eligible fund for the purpose of section 19A। और कोई भी एलिजिबल फंड अगर है वैसे उसको इसका एलिजिबल फंड होने का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाएगा कि यदि वो अगर 3C CDE के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। If non-fulfillment of any of the conditions specified in clause C, D and E of subsection 3 of section 9A is for the reasons beyond the control of the fund, कि अगर वो इन कंडीशंस को मीट नहीं कर पाया C, D और E वाली, तो उसका कारण ये था कि रीजंस उसके कंट्रोल से पार थे, एंड इट डज नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 90 days, और 90 days से ज़्यादा का नॉन फुलफिलमेंट नहीं है। यानी जो भी नॉन फुलफिलमेंट है कंडीशंस का वो 90 डेज उसके अंतर्गत का है, एंड डज नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 18 months, और 18 महीने से ज़्यादा का नहीं है, बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द फंड इज सेटअप, उस तारीख से जब फंड सेटअप हुआ था, तो 18 में उस तारीख से जब फंड सेटअप हुआ था तो वहाँ से 18 महीने तक का एक पीरियड उसको दिया हुआ है कि उसके पीरियड में वो नॉन फिलमेंट अगर हो भी जाता है तो भी वो नॉन एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और इज नॉट बियॉन्ड द फाइनल क्लोजिंग ऑफ द फंड, या और वो जो फंड क्लोज हो जाता है उसके पार का पीरियड नहीं है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आए, एंड बोनाफाइड एफर्ट्स आर मेड, और बोनाफाइड एफर्ट होते हैं जो मेलाफाइड एफर्ट नहीं होते हैं, यानी कि जो ऑनेस्ट एफर्ट होते हैं, जो किसी खराब मंशा से नहीं किए गए होते, जो ठीक मंशा से के द्वारा किए गए हैं, ऐसे एफर्ट्स उसने किए हैं टू सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस, यानी कि वो सी, डी और ई के क्लॉजेस को सेटिस्फाई कर दे, उसके लिए कोशिशें उसने बोनाफाइड की हैं, और तो भी उसको जो है नॉन फुलफिलमेंट की वजह से नॉन एलिजिबल नहीं कहा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि फॉर द रीजन दैट द नॉन फुलफिलमेंट इज फॉर द रीजन दैट द फंड इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग वाउंड अप, और नॉन फुलफिलमेंट शायद इसलिए हो गया हो कि वो जो फंड है वो बंद किया जा रहा है, एंड इट डज नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 1 year, और 1 साल से ज़्यादा का ऐसे कंडीशन में, वाउंड अप वाली कंडीशन में भी 1 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं है नॉन फुलफिलमेंट का, उस तारीख से शुरू करके, बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग हैज बिगन, कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस अगर शुरू हो गया था वहाँ से शुरू करके नॉन फुलफिलमेंट 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बी है कि उसको बेनिफिट नहीं डिनाई किया जाएगा। कब नहीं डिनाई किया जाएगा?
if there is a delay in furnishing the statement referred to in 9A5, कि अगर वो स्टेटमेंट टाइम से फर्निश नहीं करता है और ऐसा डिले 90 डेज से ज़्यादा का अगर नहीं है तो भी उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। यानी 90 डेज का एक समय उसके पास और भी एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें वो प्रिस्क्राइब टाइम से के बाद भी वो स्टेटमेंट को अगर फर्निश करता है 9A5 के तो भी वो एलिजिबल फंड कहलाएगा। Now, for the purposes of clause section 3 of section 9A, a fund shall be said to be controlling or managing a business carried out by any entity if the fund directly or indirectly holds such rights in or in relation to the entity, which results in the fund holding the share capital or a voting power or an interest exceeding 26% of the total share capital of or as the case may be the total voting power or total interest in the entity. तो 9A3K को देखते हैं और 9A3K में कहा गया है द फंड शैल नॉट कैरी ऑन और कंट्रोल एंड मैनेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी बिजनेस इन इंडिया। यानी फंड जो है इंडिया में किसी बिजनेस को नहीं चलाएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो इस सिलसिले में यहां पे ये बात कही जा रही है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 9A, एक फंड को ये कहा जाएगा कि वो कंट्रोल कर रहा है या मैनेज कर रहा है किसी बिजनेस को, जो कि कोई एंटिटी का बिजनेस है, किसी भी और एंटिटी का, अगर वो फंड जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे राइट होल्ड करता है उस एंटिटी में या उस एंटिटी के रिलेशन में जिनका रिजल्ट ये है कि वो फंड जो है इतना शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर या इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है जो कि 26% से ज़्यादा का है। यानी अगर वो किसी भी और एंटिटी में 26% से ज़्यादा का वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल होल्ड कर लेता है तो ये कहा जाएगा 9A3K के पर्पज से कि वो उस एंटिटी के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर वो एंटिटी इंडिया में है तो उसमें उसको कंट्रोल या मैनेज करने का मतलब यह है कि उसमें 26% से ज़्यादा का वोटिंग पावर शेयर कैपिटल को अख्तियार कर या इंटरेस्ट को अख्तियार कर लेना। Now, subsection 5 कहता है कि subject to the provisions of sub-rules 6, 7 and 8 for the purposes of determining the arm's length price in respect of any remuneration paid by the eligible investment fund to an eligible fund manager. अगर हमको ये पता लगता है कि एलिजिबल फंड मैनेजर कितना रिम्यूनरेशन पे कर रहा है किसी भी एलिजिबल फंड मैनेजर को और वो आर्म्स लेंथ प्राइस है कि नहीं है, जिसका रेफरेंस 9A3M में किया गया है, तो आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब ये होता है कि एक दूर का प्राइस, तो एक हाथ दूर का प्राइस का मतलब ये है कि ऐसा प्राइस नहीं कि जो दो लोगों ने मिली भगत में डिसाइड कर लिया हो। हाथ भर दूर अगर व्यक्ति है तो मिली भगत का इंडिकेशन उसमें नहीं है। कई बार दो लोग एक प्राइस को आपस में मिल के डिसाइड कर सकते हैं, ये प्राइस होगा जो कि नेचुरल मार्केट प्राइस नहीं है। तो यानी कि एलिजिबल फंड मैनेजर को अगर एक राशि दी जा रही है तो ये तय करना जरूरी है कि उसको आर्म्स लेंथ प्राइस दिया जा रहा है कि कोई मिली भगत में कोई कम या ज्यादा राशि दे दी जा रही है। तो ये तय करने के लिए कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है किसी भी रिम्यूनरेशन, और आर्म्स लेंथ प्राइस का वर्ड का मीनिंग आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में भी मिलेगा। जो मुख्य इसमें संदेश ये है, आर्म्स लेंथ प्राइस वो होता है जो एक फेयर प्राइस हो, जो सही प्राइस हो, जो कहते हैं ना एक गज दूर रहो भैया, तो एक गज दूर से जो प्राइस तय होता है वो मिली भगत में विस्पर करके फुसफुसाहट के द्वारा नहीं तय हो सकता। तो ऐसा अगर प्राइस तय पता करना किया जाना है कि भाई आर्म्स लेंथ प्राइस है कि नहीं, तो जो कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड दे रहा है अपने एलिजिबल फंड मैनेजर को, तो provisions of this act shall apply as if the transactions between this eligible investment fund and the eligible fund manager is an international transaction. तो सबसे पहले तो ये माना जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फंड और एलिजिबल फंड मैनेजर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन है।
अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन में आर्म्स लेंथ प्राइस का कॉन्सेप्ट है। और 2 में कहा गया कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड और एलिजिबल फंड मैनेजर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं, ये भी माना जाएगा। और 6 में कहा गया है द फंड मैनेजर शेल कीप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92D। और इस तरह से जो ट्रांसफर प्राइसिंग में जो सेक्शंस में जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है, वो वही इंफॉर्मेशन और वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी रखने का प्रावधान है। The fund manager shall, in addition to any report required to be furnished by it under section 92E, obtain a report from the accountant in respect of the activity undertaken for the fund and furnish such report on or before the specified date in form CCJ duly verified by such accountant in the manner indicated therein, and all the provisions of the act shall apply as if it is a report to be furnished under section 92E। तो फंड मैनेजर को क्या करना है कि वो सेक्शन 92E में तो रिपोर्ट लेगा ही लेगा, उसके अलावा वो एक रिपोर्ट लेगा फॉर्म नंबर 3CEJ में, और वो रिपोर्ट अकाउंटेंट से लेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेगा कि कौन सी एक्टिविटी अंडरटेक की गई थी फंड के लिए, उस बारे में ये फॉर्म है, और वो भी टाइम से पहले प्रिस्क्राइब मैनर में उसको सबमिट करेगा। और उसके बाद where the fund manager has either not maintained the document or information as required under section 92D, अगर फंड का मैनेजर वो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट नहीं मेंटेन करता है या रूल्स के तहत नहीं मेंटेन करता है, और नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन बिफोर द असेसिंग ऑफिसर और द टीपीओ, या उसको नहीं प्रोड्यूस करता है बिफोर द एओ या द टीपीओ, देन द एओ और द टीपीओ एज द केस मे बी शैल बिफोर डिटरमिनिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस, इसके पहले कि वो एओ या टीपीओ आर्म्स लेंथ प्राइस को तय करे फॉर द पर्पज ऑफ 9A3M, he will provide an opportunity to the fund, वो उस फंड को एक अपॉर्चुनिटी देगा टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करे और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे। मतलब जो मैनेजर को प्रोड्यूस करने थे वो फंड को देगा अपॉर्चुनिटी कि वो उस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे जो जरूरी हैं आर्म्स लेंथ प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। एंड द आर्म्स लेंथ प्राइस शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन इफ एनी प्रोवाइडेड बाय द फंड। और जो आर्म्स लेंथ प्राइस है उस राशि का जो कि फंड मैनेजर को दी जानी चाहिए, वो कम से कम राशि जो दी जानी चाहिए वो उन डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए कंसिडर करके तय किया जाएगा, उनको कंसिडर करने के बाद ही तय किया जाएगा। यानी एक मौका देना है कि वो कुछ फाइल करें, और उनको फाइल करने के बाद या मौका देने के बाद तय किया जाएगा, उन डॉक्यूमेंट्स को और इंफॉर्मेशन को कंसिडर करने के बाद तय किया जाएगा। इफ in any previous year it is determined that the remuneration paid or payable by a fund to the fund manager is not in accordance with the provisions, then the benefits of section 9A shall not be denied to the fund which otherwise satisfies all other conditions specified in section 9A। अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में ये तय हो जाता है कि जो रिम्यूनरेशन पे किया गया था या पेबल था फंड के द्वारा फंड मैनेजर को, वो 9A3M के प्रोविजंस के अनुसार एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, तो जो बेनिफिट्स हैं सेक्शन 9A के वो फंड को डिनाई नहीं किए जाएंगे। ऐसे फंड को डिनाई नहीं किए जाएंगे जो फंड 9A के दूसरे कंडीशंस को मीट कर रहा है, तो फंड को वो बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाएगा, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस पर वो पेमेंट देने के लिए उनको मजबूर किया जा सकता है। Now, nothing contained in Subrule 9 shall apply to a fund if the remuneration paid or payable by the fund to the fund manager has been determined to be not at the arm's length price। लेकिन सेक्शन 9 सब रूल 9 में यहाँ पर जो बेनिफिट दिया जा रहा है कि उनको 9A का बेनिफिट नहीं डिनाई होगा, तो ऐसा नहीं होगा यदि जो रेम्यूनरेशन दिया गया है पेड या पेबल है बाय द फंड वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हैज बीन डिटरमिन्ड टू बी नॉट एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे दिया गया नहीं है, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 प्रीवियस ईयर्स, यानी कि 3 सालों तक अगर लगातार नहीं दिया तब तो वो डिनाई कर दिया जाएगा 9A का बेनिफिट फंड को भी। यानी 3 साल तक वेट करने के बाद ही डिनाई किया जा सकता है, या फॉर एनी 3
आउट ऑफ द प्रीसीडिंग 4 years, या पिछले 4 में से कोई भी 3 साल में अगर आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं दिया गया तो भी ये 9A का बेनिफिट डिनाई किया जाएगा। तो 9A का बेनिफिट कब डिनाई किया जाएगा? अगर फंड मैनेजर को पूरा पेमेंट आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से नहीं किया गया है, उसके बारे में ये है। उसके बाद 11 में कहते हैं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑफ क्लॉज ए ऑफ subsection 4 of 9A, a fund manager shall not be considered to be a connected person of the fund. एक फंड मैनेजर को कनेक्टेड पर्सन नहीं माना जाएगा merely for the reason that the fund manager is undertaking fund management activity of the said fund, कि क्योंकि फंड मैनेजर फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहा है उस फंड के लिए, तो उस फंड मैनेजर को केवल इसलिए एक कनेक्टेड पर्सन उस फंड का नहीं माना जाएगा। यानी फंड मैनेजर जो है कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आता है। Now, for the purposes of clause section 4 of section 9A, any remuneration paid to the fund manager by the fund, which is in the nature of fixed charge and not dependent on the income or profits derived by the fund from the fund management activity undertaken by the fund manager, shall not be included in the profits referred to in the said clause if the conditions specified in clause M3 of section 9A are satisfied and such fixed charge has been agreed by the fund manager in writing at the beginning of the relevant fund management activity. तो 9A4D के पर्पस से 9A4D के पर्पस से कोई भी अगर रेम्यूनरेशन जो फंड मैनेजर को दिया जाता है फंड के द्वारा, जो कि फिक्स चार्ज का नेचर है, मतलब जो वेरिएबल चार्ज नहीं है और इनकम या प्रॉफिट्स पे डिपेंड नहीं करता, जो फंड प्राप्त कर रहा है वो अगर फिक्स चार्ज है तो उसको इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स जो कि उस क्लॉज में मेंशन्ड है। यानी फिक्स चार्ज जो है उसको 9A4D में जो प्रॉफिट्स मेंशन्ड है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड सच फिक्स चार्ज हैज बीन एग्रीड बाय द फंड मैनेजर, और राइटिंग में अगर ये फिक्स चार्ज का एग्रीमेंट हुआ है तो अब उसको उसमें प्रॉफिट्स के परिभाषा में 9A4D के पर्पस से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक और रूल है, आई थिंक दिस इज द लास्ट रूल फॉर दिस सेक्शन, एंड अप्रूवल ऑफ द फंड। एन इन्वेस्टमेंट फंड में एट इट्स ऑप्शन सीक अप्रूवल बाय द बोर्ड। वो चाहता है तो अप्रूवल भी सीक कर सकता है बोर्ड से, ऑप्शन है उसका, इट इज नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। At its option, it can seek approval of the board regarding the eligibility for the purpose of section 9A. 9A की एलिजिबिलिटी के लिए, और जो फंड इस अप्रूवल को कर रहा है वो एक एप्लीकेशन करेगा राइटिंग में, जिसमें वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस को एनक्लोज करेगा, और वो एप्लीकेशन वो मेंबर सीबीडीटी को करेगा जिनके पास FTTR डिवीजन जो है सीबीडीटी का, उसका सुपरविजन और कंट्रोल का कार्य इनको दिया गया है। और उसके बाद ये जो 3 महीने की जाएगी, this application shall be made within 3 months. Please switch off the audios. Audio on है. Please switch off the audio. Anybody who was switched off. Voice is echoing because somebody. Vishnath कुमार जी. Okay, मैंने आपका ऑडियो बंद कर दिया, but please do not switch it on again. The application which has been made under sub rule 2 shall be made 3 months before the beginning of the previous year for which the fund seeks approval. जिस previous year के लिए approval seek किया जा रहा है, तो वो जो application की जाएगी उस previous year के शुरू होने के 3 महीने से और पहले की जाएगी, और एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि बोर्ड के द्वारा नोटिफाई की जाएगी। वो कमिटी उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी और अपने रिकमेंडेशंस को सबमिट करेगी अप्रूवल देने के बारे में या ना देने के बारे में, और किन शर्तों पे अप्रूवल दिया जाना चाहिए।
जिसके अधीन वो अप्रूवल दिया जाना चाहिए। तो एक कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी। जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी उसका हेड एक प्रिंसिपल सीसीआईटी लेवल के ऑफिसर होंगे, सीसीआईटी लेवल के ऑफिसर होंगे, और इस पे दो दूसरे भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज होंगे जो कि कमिश्नर के रैंक से नीचे नहीं होंगे। ये जो कमेटी है ये बोर्ड के बिहाफ पे काम करेगी, और बिफोर गिविंग इट्स रिकमेंडेशन इसकी ये ड्यूटी होगी कि वो उन डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन को कॉल करे उस फंड से जिनकी ज़रूरत है उसको, और वो फर्दर डिटेल्स कॉल कर सकती है, फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है उस फंड से, और उस इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी, और दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज से भी वो इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, जैसा भी उसको फिट प्रतीत होता है। और बोर्ड जो है जब रिकमेंडेशन आ जाएगा, the board shall within 60 days from the end of the month in which the application has been made, उस मंथ के खत्म होने के 60 दिन के अंदर जब एप्लीकेशन की गई थी, रिकमेंडेशन की बात नहीं हो रही है, एप्लीकेशन के तारीख के महीने के खत्म होने के 60 दिन के अंदर बोर्ड एक ऑर्डर करेगा राइटिंग में, या तो उसको अप्रूवल को ग्रांट कर देगा सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो कि उसको फिट लगते हैं, या वो रीजंस रिकॉर्ड करके उसको रिजेक्ट कर सकता है। एक बार अप्रूवल दे दिया गया किसी भी शर्तों के अधीन जो उसमें स्पेसिफाई जाएंगी, तो वो अप्रूवल एप्लीकेबल रहेगा उस प्रीवियस ईयर के लिए, और उसके बाद आने वाले प्रीवियस ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा जब तक कि उसको बोर्ड विड्रॉ नहीं कर लेता। और जो सेक्शन 9A का बेनिफिट है वो इसलिए नहीं डिनाई किया जाएगा किसी भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को जिसको अप्रूवल मिल गया है किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए, फॉर विच द अप्रूवल इज इन फोर्स एंड हैज नॉट बिन विड्रॉन। और अगर वो विड्रॉ नहीं हुआ तो बोर्ड ने अगर उसको अप्रूवल दे दिया है तो उसको फिर विड्रॉ नहीं किया, केवल बोर्ड ही उसको विड्रॉ कर सकता है, कोई और ऑफिसर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। पर बोर्ड विड्रॉ कर सकता है अप्रूव्ड अप्रूवल को यदि बोर्ड सेटिस्फाइड है कि अप्रूवल को प्राप्त किया गया था फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके, या गलत दिखा के, और या फिर फ्रॉड करके, या फिर जो 9A की कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, और या फिर कोई भी और शर्त है जिसके अधीन अप्रूवल दिया गया था उसका भी उल्लंघन हो गया है, इट हैज बीन वायलेटेड। नाउ सबसेक्शन 11 says that no order rejecting the application or withdrawing the approval shall be passed without giving an opportunity of being heard. अगर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है या अप्रूवल को विड्रॉ किया जाना है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के तहत होता है। एंड 12 में कहा गया कि कॉपी ऑफ द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन और विड्रॉइंग द अप्रूवल शैल बी कम्युनिकेटेड टू द फंड एज वेल एज द असेसिंग ऑफिसर एंड द पीसीआईटी और द सीआईटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द फंड। और अगर कोई रिजेक्शन किया जाता है एप्लीकेशन का या कोई अप्रूवल को विड्रॉ किया जाता है तो फिर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा उस फंड को भी और एओ को भी, और उस पीसीआईटी और सीआईटी को जिनका ज्यूरिसडिक्शन उस फंड के ऊपर है उनको भी इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। और 10VB में कहा गया है कि स्टेटमेंट उनके द्वारा फर्निश किया जाएगा 9A5 के तहत जो था, और ये फर्निश किया गया हर फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा फॉर्म TEK में वेरिफिकेशन करके किया जाएगा, और वो असेसिंग ऑफिसर को दिया जाएगा जिसका ज्यूरिसडिक्शन उस फंड के ऊपर था, और या फिर जिसका ज्यूरिसडिक्शन उस फंड के ऊपर होता अगर उसका टैक्सेशन इंडिया में होता, अगर 9A के प्रोविजन नहीं होते तो। एनुअल स्टेटमेंट रेफर टू इन सब रूल 1 शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। और जो सालाना स्टेटमेंट दिया जाएगा वो उसका डिजिटल साइन करके ही दिया जा सकता है, और इसके लिए प्रिंसिपल डायरेक्टर डीजी सिस्टम्स को अधिकृत किया गया है, वो इस स्टेटमेंट को रिसीव करेंगे। एंड विद दैट वी कम टू द end of this lecture for today.